नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम दिवांशी में। एक ऐसा कार्यक्रम जो समर्पित है हिमाचल में जन्मी दिवांशी, जी हाँ, जो अपने कार्य कौशल, क्षमता, समर्पण भाव से नित नए आयाम स्थापित कर रही है। और एक ऐसी ही कुशल दिवांशी आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा के खूबसूरत क्षेत्र खुंडिया से है। ये पेशे से एक प्रवक्ता है, लेकिन साथ ही साथ साहित्य सृजन में कवित्री भी है और समाज सेविका के तौर पर भी जानी जाती है। स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम की आज की अतिथि श्रीमती सुमन बाला जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सुमन बाला जी, आप एक प्रवक्ता भी हैं, साथ ही साथ समाज सेविका भी हैं, साहित्य सृजन से भी आप जुड़ी हैं। शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं और आप प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं इस समय। तो एक शिक्षित नारी किस तरह से सुदृढ़ समाज की नींव बनती है? जी, एक शिक्षित नारी जो है वो समाज को सुदृढ़ बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि एक नारी के साथ दो नहीं, मैं तो कहूँगी कि 3 और 4 परिवार जुड़े होते हैं। एजुकेशन अगर उसके पास होगी तो वो सबसे पहले तो अपने माता पिता के घर को भी देखती है, अच्छे से उसको आगे चलाने में, बढ़ाने में उनकी मदद करती है। उसके बाद वो ससुराल जाती है तो उस घर में भी उसका अहम रोल रहता है। एक पढ़ी लिखी नारी जो है वो अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर लेती है और सारी परिस्थितियों को हैंडल करना वो जानती है। उसके साथ जब वो अपने बच्चों को की परवरिश करती है तो उसकी पढ़ाई का उसमें भी एक अहम योगदान रहता है कि एक पढ़ी लिखी औरत जो है वो अपने बच्चों की परवरिश जो है काफ़ी अच्छे ढंग से करती है। वो एक संस्कारवान शिक्षा देने में उनको कामयाब होती है। और जब वो बच्चे, बेटियां अगले घर में जाती हैं तो वो अगले घर को संवारती हैं। बेटे भी बाहर जब समाज में बड़े होते हैं और अपने उस कायम करते हैं, हस्ती को कायम करते हैं, तो उनकी माँ की उस शिक्षा का उसमें अहम योगदान रहता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छे से बताया किस तरह से एक शिक्षित नारी 2 परिवारों को सींचती है, समाज को तो सींचती ही है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में रहा है, तो अपनी इस यात्रा को किस तरह से याद करती हैं आप? हाँ जी, मैं मैम खुंडिया से बिलोंग करती हूँ, जो कि एक दूर दराज का क्षेत्र है। तो जब हमारा समय था तो वहाँ पे एजुकेशन सोर्सेज इतने अच्छे नहीं थे। हमारा खुंडिया का विद्यालय मैट्रिक तक था। तो पारिवारिक हालात, मेरे फादर खुद टीचर थे, मेरी बड़ी बहनें भी दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। तो वो चाहते थे कि हम पढ़ें और एक बच्चे जो है वो अच्छे पढ़ लिख के बेटियां नौकरी वगैरह करें। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि मेरे मदर बीमार रहते थे, हम बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी। तो जब दोनों बहनों की शादी हो गई तो मदर का हेल्थ थोड़ा कुछ उसमें दिक्कत आ गई। तो उनके पास कोई ना कोई चाहिए था, कोई सहारे की ज़रूरत थी। तो मेरे पापा बोलते कि बेटे तू अच्छी है और तू प्राइवेट भी पढ़ाई कर लेगी और साथ में मम्मी जी की भी देखभाल कर लेगी। तो मैंने जज्बा था तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया और साथ में अपनी पढ़ाई जो है वो प्राइवेटली शुरू कर दी। तो मैं बिल्कुल, मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चली। मैंने प्रभाकर किया, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड किया और मेरी सारी पढ़ाई प्राइवेटली हुई। तो मैं सोचती हूँ कि शिक्षा के उस दौर में मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंदर से एक इच्छा थी और वो शिक्षा मैंने उस दौर से गुजर कर कैसे न कैसे हासिल की। उसमें योगदान रहा मेरे पेरेंट्स का भी और उस धीरे धीरे वो जो मेरे अंदर की चाहतें थी वो पूरी हुई और मैं स्कूल में कंटिन्यू रही। तो उस शिक्षा की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अगर मैं वहीं पे छोड़ देती उन परिस्थितियों को देखते हुए या फिर रेगुलर पढ़ाई के उस कमी के कारण मैं अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाती तो शायद मैं शिक्षित ना होती और आज जो कुछ मैं हासिल कर रही हूँ वो मुकाम शायद मेरे से छूट सकते थे। जी, आज आप बहुत बड़े पद पर आसीन हैं। आप एक शिक्षिका हैं और बहुत सारे जो भावी पीढ़ी है, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको शिक्षित कर रही हैं। साथ ही साथ आप साहित्य से भी जुड़े हैं। साहित्य सृजन में आप कवित्री के तौर पर रचनाएं जो हैं आप रच रही हैं, प्रकाशित होती हैं आपकी, और बहुत सारे सम्मान से आपको आज सम्मानित किया जा चुका है।
दर्शकों आपको बताना चाहेंगे सुमन बालाजी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर राज्य स्तरीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और भाषा संस्कृति विभाग से भी ये समय समय पर सम्मानित की गई है। और इसके साथ साथ ही आप हिंदी संगीत अकादमी से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। इन तमाम सम्मान के बारे में, उपलब्धियों के बारे में हम कार्यक्रम में आगे जानेंगे, लेकिन पहले जानना चाहेंगे क्योंकि आप हिंदी की प्रवक्ता हैं, तो हिंदी विषय की प्रवक्ता होने का क्या महत्व है और विद्यालय में किस तरह की भूमिका रहती है आपकी? मैम, मैं धन्यवादी हूँ परमपिता परमात्मा की कि मैंने एक जो विषय का चुनाव किया है वो उन्होंने मुझे एक सही बुद्धि दी है कि मैंने हिंदी विषय को चुना है। और इसका योगदान मेरे उन अध्यापकों को भी रहता है। जब मैं मैट्रिक में थी तो हमारे जो हिंदी के अध्यापक थे श्री उत्तम चंद शास्त्री जी, उनका एक योगदान मैं मानती हूँ कि मेरी जो रुचि है वो 10वीं क्लास में हिंदी विषय में बन गई थी। अन्यथा मेरे फादर इंग्लिश के टीचर थे, मैं उनके पास अंग्रेजी पढ़ी और मेरी इंग्लिश जो थी वो सबसे अच्छी थी। मेरे 10th में इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। लेकिन एक रुचि पैदा हो गई, बचपन से ही कुछ कहानियाँ या कविताएं पढ़ती थी, वो अंदर बैठ जाती थी और आज भी मेरे को बचपन की कई कविताएं और कहानियाँ याद हैं। लेकिन मेरे जो सर थे हिंदी के, तो उनके बदौलत शायद मेरे को हिंदी विषय में रुचि आई और मैंने आगे प्रभाकर किया और इतनी दिलचस्पी बन गई कि साहित्य जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसमें डूब गई। और वो धीरे धीरे इस पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं मेरे अंदर से एक लेखन का भी एक जज्बा जो है वो बीज अंकुरित हो गया। कविता पढ़ाते पढ़ाते कविता निकलने लगी। ये भगवान का एक गिफ्ट है मेरे लिए शायद। और हिंदी जो अध्यापक है उसकी विद्यालय में विशेष भूमिका रहती है, ये मैं कहना चाहूँगी। क्योंकि कोई भी विद्यालय की जो एक्टिविटी है, जैसे कि विद्यालय की शुरुआत प्रार्थना सभा से होती है जी। तो प्रार्थना सबसे पहले बच्चे एकत्रित होते हैं और उनको मंच पे लाना होता है और बच्चों से हम मंच पे जो भी उनसे बुलवाना है उसमें हिंदी के अध्यापक का विशेष रोल रहता है। उनकी उच्चारण की शुद्धता, विषय वस्तु के ऊपर ध्यान, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, मंच संचालन कैसे करना है, इसमें मैं कह सकती हूँ कि हिंदी के अध्यापक का विशेष रोल रहता है। इसके अतिरिक्त अब जैसे विद्यालयों में ये अपने प्रकाशन का भी है कि एनुअल एक वार्षिक पत्रिका का भी संपादन होता है, प्रकाशित होती है। तो वो बच्चों के अंदर लेखन की भी एक भविष्य के साहित्य का कहीं ना कहीं बिल्कुल वो उसमें उनमें इंटरेस्ट पैदा करना और उनको लेखन में भी प्रेरित करना। और मैं तो ये कहती हूँ, मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि अगर हिंदी के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं उनमें आप अच्छा कर पाओगे। क्योंकि हिंदी लेखन में बच्चा एक अच्छा उसकी समझ रखता है और उसका लेखन अच्छा है, हैंड राइटिंग अच्छी है, उच्चारण शुद्ध है, तो वो कहीं उसको कमी नहीं रहती, वो अच्छे से कर पाता है। और हमारे पास ऐसे हर साल 2-4 ऐसे स्टूडेंट निकलते हैं, वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके और टॉप क्लास श्रेणी में अपनी कक्षाएं उत्तीर्ण करके जाते हैं। हमें बेहद खुशी होती है जी। जब आप खुद छात्रा थी तो कैसा आपका अनुभव रहा? क्या उसी दौर से आपने शुरुआत कर दी थी साहित्य सृजन की? हाँ, ये मैं आपको ज़रूर एक बात सुनाना चाहूँगी जिनका मैं जिक्र किया। हमारे जो हिंदी के अध्यापक थे जिनके पास मैंने 9वीं 10वीं पढ़ी है जी। एक बार मैम बरसात की छुट्टियाँ होने को थी तो लास्ट दिन था। ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने कलीग को सुनाती हूँ। तो सर उस दिन बच्चे कहते हैं कि सर आज अंतिम दिन है तो आज हमने पढ़ना नहीं है या कुछ नया नहीं करना है। तो सर कहते कि नहीं तो कुछ तो करेंगे, चलो ऐसे करो आप लिखो कि ये छुट्टियाँ पड़ रही हैं आपको, ये छुट्टियाँ क्यों होती हैं जी। तो मैम मेरा बहुत अच्छा बैच था, हम 40 के आसपास मेरे क्लासमेट्स थे जिसमें 10-15 हम कंपटीशन में थे। मतलब बहुत ही अच्छे, आज सब अच्छी पदों पे हैं। तो एक अच्छा ग्रुप था। तो सर ने बोला कि आप लिखो। तो मुझे याद है कि सारे बच्चों ने तो नहीं लिखा लेकिन हम कुछ एक ने लिखा। तो उसमें जो मुझे नहीं पता कि वो मैंने मतलब कैसे वो लिख दिया या क्या लिख दिया, और सर ने मेरा वो कॉपी रख ली। तो मुझे अब फिर मैं बाद में सोचती हूँ, मेरे फादर खुद टीचर थे तो सर ने बताया उनको जी। कि सुमन ने बहुत अच्छा लिखा। मैंने उसमें रीज़न दिया अपने आप से, कुछ बनाया नहीं था कि छुट्टियाँ इसलिए होती हैं कि बरसात के मौसम में पानी होता है, खड्डे आती हैं। तो हमारे जो गांव के इलाके हैं यहाँ पे हर जगह पुल नहीं है,
जी। तो बच्चे रास्ते में पानी में बह सकते हैं, या फिर मौसम ख़राब होता है तो बच्चे इस मौसम में स्कूल में उनको आने जाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए बरसात की छुट्टियां होती हैं, और ये फल होते हैं, आम पकते हैं, झूले होते हैं, तो हम इनका आनंद भी लेते हैं और छुट्टियां भी मनाते हैं। और इस तरह हम एक मतलब शिक्षा के साथ साथ जी। छुट्टियों का आनंद लेते हैं, वापस स्कूल आके एक नए दिमाग से। सुमन जी, जिस तरह से आप बयां कर रही हैं तो यकीनन आपके बचपन की ओर हम चले गए हैं, और आप साहित्य सृजन के साथ साथ आप संस्कृति संरक्षण का कार्य भी कर रही है, लोकगीतों को आप एकत्रित कर रही हैं, अपना संरक्षण का कार्य कर रही है। तो किस तरह से आप देखती हैं, जब बचपन के उन दिनों को आपने थोड़ा तो बता ही दिया है, हाँ जी, तो किस तरह से संस्कृति के बारे में बताना चाहेंगे आप, खासकर कांगड़ा संस्कृति के बारे में? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा सवाल। मैम, मेरा जो परिवार था, मेरे फादर संगीत टीचर थे और उस संगीत में उनकी रुचि थी, तो मैं उनको याद करना चाहूँगी। आज वो हमारे बीच में भले ही नहीं हैं, आज हम उनकी बदौलत हैं। वो मेरे गुरु, एक पापा होने के साथ साथ मेरे अध्यापक भी रहे हैं, तो हमें यहाँ तक लाने में उनका योगदान रहा है। तो वो संगीत में रुचि रखते थे, और विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता था, जैसे कोई भी स्कूल एक्टिविटी जो सालाना हमारे समर होते हैं, तो उनकी रहती थी, अपने बच्चों के लिए रहती है कि मतलब उनको आगे लाना। और मेरी शायद अंदर से भी थी कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता था तो हमारे पीटीआई श्री पुरुषोत्तम जी में हमारे टीचर रहे हैं, उन्होंने हमेशा कहना कि सुमन तू प्रतिज्ञा तू ही बोलेगी, समाचार तू पढ़ेगी, या फिर कोई छोटे मोटे हमारे डिबेट वगैरह होते थे तो उसमें मेरे पापा का भी रहता ही था कि तू नाम लिखवाएगी और करेगी। तो उसमें संगीत में उनकी भी बड़ी रुचि थी, वो गीत भी गाते थे, जैसे कि आज़ादी के गीत सिखाने उन्होंने और गाने। साथ में हमारे घर में जो वातावरण था, मेरी बुआ जी और मेरी मासियाँ वो शादियों में बहुत गीत गाते थे जी। और मेरे पापा उनके साथ में बैठ के, और मेरी भी रुचि थी। अब वो बचपने में जो मैंने गीत सुने हैं अपने फादर से, अपनी मासियों से और बुआ जी से, वो मुझे आज भी याद है। और भगवान की इतनी कोई वो है, मेरे ऊपर कृपा है कि मुझे वो भूले नहीं। और फिर मुझे कुछ दिन पहले मुझे ऐसे लगा कि हमारी जो अगली पीढ़ियां हैं ये पुराने गीत बिल्कुल नहीं सुन रही हैं और ना ही कोई गा रहा है, तो ये जो गीत हैं ये तो ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि हमारे कुछ एक ऐसे बुजुर्ग औरतें हैं हमारे गांव की, हमारी आंटियां जिनको हम बोल सकते हैं, जिनके बीच में हम पले बड़े हुए हैं, तो इतने अच्छे सुरीले गीत गाती हैं, उनके गले इतने अच्छे हैं और वो मीनिंगफुल गीत हमारी हिस्ट्री को बयान करते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये तो सारा ख़त्म हो जाएगा इनके साथ ही, क्योंकि मैं गाती हूँ तो मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा। या अगर मैं मान लो हम बहनें हैं या हमारे जो पीढ़ी के बच्चे या कुछ एक अभी गाते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, लेकिन नेक्स्ट अगली जो जनरेशन आ रही है वो बिल्कुल नहीं गा रहे हैं। तो मैंने इसके लिए मेरे दिल में इच्छा उठी, तो मैंने ये गीतों का इसका संग्रह किया। और पहले तो फिर उसमें मैंने कोशिश की कि डायरी बनाई जी। लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि डायरी में रह जाएंगे, कल को मेरी ज़िंदगी पता नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं, तो ये डायरियाँ ऐसे रह जाएंगी, तो क्यों ना इसको एक किताब का रूप दे दिए जाए। तो उसके लिए मैं काम कर रही हूँ और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे कभी अकेलापन नहीं लगता है। मैं अकेले में भी या तो अपना कुछ लिखा हुआ गाने लग जाती हूँ। तो क्यों ना आप अभी भी वही जो आप महसूस करती हैं हमारे दर्शकों को भी हूबहू महसूस कराएं अपनी लोक संरक्षण या जो आपने जो लिखा है उनके माध्यम से। हाँ, इसमें मैं जैसे एक छोटा सा गीत है जिसमें औरत की उस पुराने समय की वो अवस्था को दर्शाता है कि जब बाल विवाह होते थे, लड़कियों को बड़ी छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। अभी उनको कोई भी उनके मतलब ना ही तो उनके शरीर का विकास हुआ होता था, ना ही तो उनकी बुद्धि का विकास होता था। जैसे मेरे ताई जी बोलते थे कि उनकी शादी 8-10 साल की उम्र में हो गई थी, तो 8-10 साल का बच्चा क्या होता है मैम, तो उस वक्त उसकी खेलने की उम्र होती है ना। तो एक छोटा सा गीत मेरे को याद आता है और वो मैंने जब से सुना है तो मुझे एक उस लड़की की कहानी याद आती है जिसकी शादी जो है वो इतनी छोटी उम्र में हो जाती है। तो 2 लाइनें मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। उसमें वो बताती है, चंदे दी चाननी होई मेरे बाजी, दिया जो खेलना जाना दे, खेल गीत
तेरे में अंगणे मेरे बुआ जी सास से खेलणनी दींदड़ी दीने क सीधा क डांदी मेरे बुआ जी राती जो चरखा क तांदड़ी मिंजो तालग दी निंदर मेरे बुआ जी सास से हूरे लामंदी जीतने पिपड़ा दे पत्ते मेरे बुआ जी उतने दिया दे दुखड़े। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से कांगड़ी भाषा में जो आपने सुना, आपने संरक्षित किया, उसे हूबहू वैसे ही अभी इस समय गीत के माध्यम से बयां भी किया। इसके साथ साथ अगर बात करें कांगड़ा को या पूरे हिमाचल को ही वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, देवभूमि तो हिमाचल है ही। तो आपने वीरों के ऊपर भी अपनी कविता लिखी है, कुछ आप सुनाना चाहें, 2 पंक्तियाँ? अच्छा मैम, मैंने आज़ादी पे काफ़ी लिखा है, वीरों पे भी मैं बहुत भावुक हूँ। जैसे हमारे उधर एक लोकल में नागनी गांव पड़ता है, वहाँ से एक लड़का अरविंद नाम से एक लड़का जो था, उसकी शहादत हो गई थी जी अपने बॉर्डर पे। तो एक दिन मैं उस दिन अखबार पढ़ रही थी मैं सुबह, जब भी खाली टाइम होता है तो कुछ, तो मैंने उसका वो फ़ोटो और उसकी फैमिली का वो देखा, तो मेरे को अंदर से एक पीड़ा हुई। मैं उस परिवार को, उसकी माँ को और उसकी पत्नी को अपने बीच में रख के सोच रही थी कि कैसे मतलब अब ये चीज़ें हो जाती हैं, और उसने तो शहादत पाई है, और बहुत अच्छी मतलब एक बड़ी बात है, सम्मान की बात है कि किसी का शहीद हो जाना और देश के लिए शहीद हो जाना, और धन्य है वो माएँ और धन्य है वो पत्नियाँ, धन्य है वो परिवार जो उनकी जो कुर्बानी है उसको तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और फिर मेरे को याद आती है आज़ादी की, कि किस तरह हम लोगों ने आज़ादी पाई है, और उस वक्त कितने सारे इस तरह के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, कितने सारे वीरों के खून बहे हैं, कितनी औरतें बेवा हुई हैं, कितनी माएँ उनकी गोद सूनी हो गई है। तो ये चीज़ जो है वो हमें समझनी चाहिए। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं जी, जैसे मैं भी स्वतंत्र भारत में पैदा हुई हूँ, बिल्कुल, तो हम तो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई इस चीज़ को, हम उस फीलिंग को नहीं लेते हैं कि उन लोगों ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, और उन परिवारों का क्या हुआ होगा जिनका जो इतना नुकसान और बॉर्डर पे अपनों को खोया है अपनों। तो एक मैंने युवा पीढ़ी के लिए पोइम लिखी है, ये काफ़ी मैं यहाँ पे गेटी थिएटर शिमला में भी इसको एक बार गा चुकी हूँ, 2 लाइनें मैं सुनाऊंगी। कि बच्चे जो हैं वो देखें और समझें, उस फीलिंग को लें, पिछला इतिहास पढ़ के कि हमने कितनी मुश्किल से आज़ादी पाई है, ये इतनी आसानी से नहीं मिली है। तो मैंने लिखा है, नहीं मिली यूं ही आज़ादी, नव पीढ़ी को खबर करें, वीरों के उस बहे खून की आओ हम सब कदर करें। 47 से पहले का इतिहास पढ़े जरा गौर से, कर्ज चुकाना है उनका, ना बैठे हम ठौर से। कितनों ने खोई हैं जाने, इससे हम अनजान नहीं, कितनी मांगे हुई थी सुनी, इससे हम अनजान नहीं। कर्ज चुकाना है उनका, कर्ज चुकाना है उनका, आओ हम ये प्रण करें, नहीं मिली यूं ही आज़ादी, बड़ी मुश्किल से पाई थी।
बहुत खूब। आप इसी तरह से साहित्य सृजन में भी अपना योगदान देती रहें और बच्चों को तो आप शिक्षित कर ही रही हैं। जब बात बच्चों की आती है तो आप इसके साथ साथ करिकुलम में जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो आप एनएसएस राष्ट्रीय सेवा से भी आप इस प्रोग्राम से आप जुड़े हैं। कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर आप बच्चों को मार्गदर्शन करती रहती हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएं, किस तरह से इस तरह के जो कार्यक्रम हैं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में योगदान देते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे आपने बात कही। आजकल विद्यालयों में और सरकार की जो ये नीतियां हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो विद्यालय के साथ जोड़ दिए गए हैं जी। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है कि हमारे जो युवा बच्चे हैं वो ये इन सब चीज़ों में भाग ले रहे हैं। जैसे एनएसएस की आप जिक्र कर रहे हैं, विद्यालय में स्काउट गाइड आ गया है, इको क्लब है, उसके अतिरिक्त मैगजीन वगैरह की वो उसमें प्रकाशन में भी बच्चे जुड़ रहे हैं। तो एनएसएस का है नेशनल सर्विस स्कीम है जो कि विद्यालयों में भी जोड़ी गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल है सरकार की तरफ से। इसमें जो बच्चे हैं वो एक तो सेवा भावना उनके अंदर क्रिएट होती है जी, जो कि आजकल हमारे जो समाज है, हमारे जो घर हैं, हमारे परिवार हैं, तो उसमें इन चीज़ों की कमी आ गई है क्योंकि एकल परिवार, एकाकी परिवार है, छोटे परिवार हैं जी। तो घरों में इतना बच्चों को कोई काम नहीं है। हम पेरेंट्स होने के नाते मुझे भी ऐसे लगता है कि हमारे बच्चों को हमारे समय में काम होता था, हम अपने माता पिता के साथ काम करते थे क्योंकि घर में कोई ना कोई काम होता था जी। आज काम नहीं है। तो जो ये कैंप वगैरह लगते हैं इसमें बच्चे एक तो इकट्ठे रहना सीखते हैं। 7 दिवसीय एक विशेष शिविर होता है जो कि साल में लगाना होता है। तो उसमें हमारा एक ग्रुप होता है बच्चों का जिसमें लड़के और लड़कियां, उनको हमने विद्यालयों में ही 7 दिनों तक रखना होता है। तो उसमें बच्चे एक दूसरे से मिल के रहना सीखते हैं, एक तो जी। कि कैसे टीम के साथ मिलजुल के काम करना है। फिर ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर देते हैं। तो एक ग्रुप जो है वो साफ़ सफाई करता है, एक ग्रुप जो है वो आउटडोर कोई काम करना होता है उसमें जाता है, एक ग्रुप खाना बनाता है, एक ग्रुप जो होता है वो कल्चरल संभालता है। तो ऐसे 4-5 ग्रुप्स में उनको, और हर ग्रुप की जो है वो हर उस इवेंट में, हर काम में टर्न आती है, टर्न वाइज। तो इसमें काफ़ी बच्चे सीखते हैं, खुद काम करते हैं, खाना मैनेज करना, तैयारी करनी, बाहर से सामान लाना, सब कुछ उन्हीं को संभाल दिया जाता है। उसके बाद वो लकड़ियों को मैनेज करते हैं कि जो सामाजिक जो मूल्य होते हैं, सामाजिक कार्य जो हैं वो बखूबी वो सीखते भी हैं और करते भी करके सीखते हैं जी। उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हाँ जी। इसके अतिरिक्त एनएसएस का और भी बहुत फ़ायदा है कि हमारे यूथ लीडरशिप कैंप होते हैं, कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते हैं तो वो उसमें जाते हैं, फिर वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देती है, फिर उनको प्री आरडी और आरडी रिपब्लिक डे परेड के लिए भी सिलेक्शन होती है, तो उसके बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। सर्टिफिकेट अगर ऐसा कोई बच्चे को मिल जाए तो उसके भविष्य में काम आता है। वैसे ही स्काउट गाइड का है, स्काउट गाइड में बच्चे बाहर जाते हैं, जैसे कैंप्स में जाते हैं तो उनको बहुत कुछ सिखाया जाता है। बहुत बड़े बड़े जैसे कोई जोखिम भरे कार्य करना या ऐसी साहसिक कार्य करना जो है वो स्काउट गाइड में बच्चे सीखते हैं। कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हम सरवाइव करना है हमें, और कैसे मैनेज करना है, और कैसे अपने आप को आगे, मतलब खाने की व्यवस्था है या रहने की है, तो कुछ नहीं अगर हमारे पास तो भी हमें करना है। तो अगर वो उसमें भी स्काउट गाइड में भी अगर बच्चा राज्य स्तरीय या राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए उसमें चला जाए तो उसको जॉब है, काफ़ी परसेंटेज उसमें है, रेलवे वगैरह में इसकी अलग से रिजर्वेशन रहती है। तो बच्चों को चाहिए कि इन इवेंट्स में भाग लिया करें, लेखन से भी जुड़े, क्योंकि विद्यालय में अभी ये भी है, लाइब्रेरियां हैं, तो इसमें बच्चे जो हैं वो अगर अपने आप को इसमें जोड़ के रखेंगे तो उनको भविष्य में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जी। इसी संदेश के साथ आपने बहुत बड़ा संदेश इस समय दिया है। बच्चे खाली समय में इस तरह की जो कार्यक्रम है इससे जुड़े रहें, और आप बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं बतौर शिक्षिका भी और बतौर एक साहित्यकार भी, कवित्री भी। कार्यक्रम में आज आप आई, इतनी सारी जानकारी आपने, अपने अनुभव जो है वो साझा किए हमारे साथ और दर्शकों के साथ, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। दर्शकों, आज कार्यक्रम देवांशी में आप रूबरू हुए एक जानी मानी कवित्री, प्रवक्ता श्रीमती सुमन बालाजी से। आशा करते हैं आप लाभान्वित हुए होंगे। कार्यक्रम देवांशी में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।